बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमने सर से गुजारिश की थी कि सर एक लेक्चर दें सेमेस्टर 5 के तलबा के लिए। सर का नाम मोहम्मद तारिक है, लेकिन अदबी दुनिया उन्हें तारिक छतारी के नाम से जानती है। छतारी बुलंदशहर का एक कस्बा है और बहुत मशहूर कस्बा है। सर की पैदाइश वहीं हुई, लेकिन पूरी तालीम उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हासिल की और उसके बाद पढ़ाने का सिलसिला भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में शुरू हुआ। और मेरा ख़्याल है 4-5 साल कबल सर मुलाजमत से सुबुकदोश हुए हैं। और सर की कई अहम किताबें 80 के बाद जो अफसाना निगार उभर कर सामने आए, उसमें सर का नाम ख़ासा अहमियत का हामिल है। उनके अफ़सानों का एक मजमूआ बाग का दरवाज़ा के नाम से शाये हो चुका है, जिसमें पहला एडिशन उसका 2001 ईस्वी में शाये हुआ, जिसमें 19 अफ़साने थे। लेकिन रिवाइज़ करके दूसरा एडिशन शाये हुआ है, उसमें एक अफ़साना बंदूक है, उसको शामिल किया गया है। कुल मिला जुला कर 20 अफ़साने हैं। उसके अलावा भी बहुत से अफ़साने हैं। सर ने एक नावल लिखना शुरू किया है आसमान मंजिल के नाम से, वो भी इंशाअल्लाह हम लोग बहुत जल्द उस नावल को देखेंगे। सर की पीएचडी उर्दू हिंदी अफ़सानों के हवाले से है। तो जदीद अफ़सानों में और उर्दू और हिंदी के हवाले से जो भी तब्दीलियाँ रूनुमा हुई हैं उस किताब में, मतलब आप देख सकते हैं बहुत अहम किताब है। वो किताब 2 बार शाये हुई है। उसके अलावा उन पर लिखे गए मज़ामीन का मजमूआ हामिद रज़ा सिद्दीकी ने गंजीना मानी का तिलिस्म के उन्वान से शाये किया है 4-5 साल कबल। अभी सर की जो मज़ामीन हैं वो किताब भी शाये हो चुकी है। डॉक्टर अहसन अयूबी ने ये काम किया है। बाग का दूसरा दरवाज़ा यानी डॉक्टर प्रोफ़ेसर तारिक छतारी की दीगर तहरीरें या फिर तनक़ीदी तहरीरें हैं। मेरी खुशबख्ती है कि हम लोगों ने सर से तालीम हासिल की, और उससे बड़ी बात यह है कि मेरे पीएचडी के मकाले के निगरां सर थे और उन्होंने मुझे पीएचडी करवाई। बहुत मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बात है। 1960 के बाद हिंदू पाक के नुमाइंदा अफ़साना निगारों का तनक़ीदी मुताला मेरा मौजू था। उसके बाद सब मतलब सर से अब तक राब्ता है। एमए के ज़माने में सर ने हम लोग को अफ़साना पढ़ाया, वो आज भी हमारे ज़हन में नक्श है। किस किस तरह से अफ़सानों में तब्दीलियाँ रोनुमा हुई हैं। पहले हकीकत पसंदी, फिर तरक्की पसंदी, फिर जदीदियत, फिर माबाद जदीदियत, सब पर सर की गहरी निगाह है। सर की एक एक बात हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। हमने गुजारिश की थी सर से कि सर बीए सेमेस्टर 5 के तलबा हैं, उनको अफ़साना पढ़ना है टोबा टेक सिंह, उसका नया नज़रिया क्या हो सकता है। सर आपसे मुखातिब होंगे और इंशाअल्लाह बेहतरीन बातें बताएंगे। हम शुक्रगुज़ार हैं सर आपके कि टोबा टेक सिंह इन लोगों ने पढ़ लिया है। सर सेमेस्टर बीए के तलबा हैं ये। टोबा टेक सिंह इन लोगों ने पढ़ ठीक। लिया है, मुताला कर लिया है। उसमें जो बारीक बातें हैं वो उसका पस मंज़र क्या है वो सर आप बता दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, ये जैसा कि अभी गालिब नस्र साहब ने बताया कि वो अफसाना आप पढ़ चुके हैं, ज़ाहिर है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, और कोई ऐसी चीज़ उसमें नहीं है कि जैसे कोई अलामती इजहार हो या कोई बहुत ही एब्स्ट्रैक्शन हो, तजरीदियत हो, जिसमें आपको बहुत कुछ समझने की और मुझे बहुत कुछ कहने की ज़रूरत पड़े। इसके बावजूद कुछ उसके हवाले से कुछ अदब को समझने और अफसाने को समझने पर हम बातें करेंगे, क्योंकि अभी आपका तवील सफ़र है, अदबी सफ़र आपको तय करना है। उसमें से बहुत से लोगों को तनकीद भी लिखना होगी, कुछ लोगों को उसमें तख्लीक कार भी होंगे आप में से। तो देखना है कि ये जो बड़े फ़नकार होते थे, ये अफ़साने को किस तरह लिखते थे, और इनको ये मालूम होता था कि हमें क्या लिखना है, और ये भी मालूम होता था कि हमें क्या नहीं लिखना है। इसलिए कि कुछ तो क़ारी को भी करने के लिए ये छोड़ते थे उसमें ज़रूर, ताकि ऐसा करने से क़ारी जब कोई नुक्ते तक पहुँचने में कामयाबी हासिल कर लेता था, तो उसको एक ख़ास किस्म की खुशी और एक ख़ास किस्म की फ़तह और एक ख़ास किस्म की उस अफ़साने से वाबस्तगी का एहसास होने लगता है कि ये तो अरे ये तो मैं समझा, मैंने यहाँ तक पहुँचा, ये तो बहुत वाज़ेह तौर पर नहीं कहा गया था, इसके बावजूद मेरी समझ में आया, तो उस पे वो वाह क्या उठता है। तो बहरहाल टोबा टेक सिंह बज़ाहिर तो एक सादा सही अफ़साना है, फ़नकारी उसमें बहुत आला पाई की है, लेकिन कहानी को आम तौर से हमारे नाक़दीन जो बताते हैं, वो यही कहते हैं कि ये पार्टीशन की कहानी है,
और ये बात आम है कि पार्टीशन के बाद कुछ दिनों बाद जब ये तय हुआ कि अब जो पागल हैं पागल खानों में हिंदुस्तान में, उनको पाकिस्तान भेजा जाए और जो पाकिस्तान में हैं उनको हिंदुस्तान भेजा जाए। यानी पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं, जिसमें सरदार थे, हिंदू थे, उन लोगों को तो हिंदुस्तान भेजा जाए और जो हिंदुस्तान में पागल हैं और वो यहाँ आना, यानी तबादले का एक तरह से सिलसिला शुरू होना चाहिए। तो अब सब, और ये से हमारे सियासतदानों ने या हमारे रहनुमाओं ने या हमारे जो और अकाबरीन थे उसके समाज के उस जमाने में, उनका फैसला था। तो सबसे पहला तो फन, अगर हम देखें कि इसमें फनकारी क्या क्या है, तो कहानी तो बताने की जरूरत नहीं है, आपने सब पढ़ी ही है। फनकारी सबसे पहले तो यही है कि ये एक बड़ा पागलपन है। यानी तकसीम हो गई, ठीक है, हिजरत भी होना जरूरी नहीं थी, लेकिन हिजरत हो गई, उसमें बड़ी परेशानियां हुई लोगों को, और यहाँ से जाने में भी वहां से आने में भी वो भी हो गई। अब पागलों की भी अगर हम इस तरह से तबादला करेंगे पागलों का, तो ये एक पागलपन है उनका। लेकिन इसमें बहुत सी बारीकियां भी हैं, और ये है कि अगर ये सिर्फ पागलपन नहीं है, वजह ये है कि बहुत से लोग ऐसे थे कि जिनके अजीज और अकारिब हिंदुस्तान चले गए थे पाकिस्तान से, चूंकि उन्होंने अफसाना उस वक्त लिखा जब वो पाकिस्तान में थे, बंटवारा हुए कई साल हो चुके थे, और उसमें जिक्र भी है शुरू में इसी का कि काफी दिन हो चुके थे, अब ये तय आया। तो जब उनके अजीज और अकारिब वहां हैं, तो जाहिर है कि उनका मिलना जुलना, आना, अपने मरीज को देखना, ये भी सब एक तरह का जरूरी अमल है। तो वो नहीं हो सकता था बगैर तबादला किए। तो हर चीज को एक ही नजर से देखना या उसके एक ही माने ठहरा देना, ये भी जरा सा कम फहमी या कम दानिश की बात है। ये फैसला, जरूर ये कहा गया कि ये फैसला एक पागलपन है, लेकिन इस फैसले की जरूरत थी। इसलिए जरूरत थी कि वो वहां जाएंगे तभी लोग उनके मिल पाएंगे, और जो वहां लोग हैं और जिनके लोग यहाँ हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गए हैं, वो तभी मिल पाएंगे जब उनके वो बीमार, जो इस वक्त दिमागी तौर पर बीमार हैं और वहाँ और यहाँ दोनों जगहों पर पागल खाने में इलाज करा रहे हैं, उनका भी तबादला हो जाए। तो बहरहाल ये एक फैसला हो गया। अब इसमें ये कह देना कि ये पार्टीशन की कहानी है या तकसीम हिंद की कहानी है, ये काफी नहीं है। मैं यही सोचता हूँ कि इतनी जनरलाइज करना बहुत ज्यादा, मतलब मुनासिब हो या ना हो, वो काफी नहीं होता है। उसमें ये देखना चाहिए कि फनकार ने और क्या गहराई पैदा की है। और पार्टीशन तो एक बहुत बड़ा मसला था, उसमें से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे थे, उसके होने से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे थे। उसमें एक कोई और मसला भी है जो इसमें शायद दिखाया गया हो। तो अब जब आप गौर करेंगे, तो उसकी कहानी में सबसे जो मजबूत पहलू है वो यही है कि एक शख्स को यहाँ, जो वहीं का रहने वाला था, उसका गांव वहीं था, उसका नाम बिशन सिंह था, शायद बिशन सिंह था, मुझे पढ़े हुए काफी दिन हो गए, आपको याद होगा नाम सही, बिशन सिंह था। उसका वहाँ काफी वक्त गुजरा, लेकिन उसके अजीजों अकारिब, उसकी बेटी, उसके मिलने वाले, ये सब हिंदुस्तान चले आए पाकिस्तान से। तो अब इसको भी भेजा जा रहा है। तो गोया के ये बजाय इसके हम ये कहें कि तकसीम हिंद की कहानी है, हम ये भी देखें कि तकसीम हिंद से पैदा होने वाले मसाइल में से किस मसले की कहानी है। तो हमें बहुत जल्दी अंदाजा हो जाएगा कि ये नकल मकानी की कहानी है, ये हिजरत की कहानी है, जो बाद में इंतजार हुसैन ने भी लिखी, जो हिंदुस्तान से पाकिस्तान गए तो हिजरत के कर्ब को उन्होंने बर्दाश्त किया, और हिजरत में इतने सारे अफसाने लिखे उन्होंने कि उनका एक तरह से ये महबूब मौजू बन गया हिजरत पर लिखना, इंतजार हुसैन का। तो अब ये हिजरत की कहानी है या नकल मकानी की कहानी है, यानी एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने की कहानी है। अब इसमें बताने की कोशिश ये की गई है कि ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाने की कहानी है, लेकिन इसको किस तरह से उन्होंने बुना है, बुनत इसकी कैसी है। तो सबसे पहले तो इसके उन्वान पर हम गौर करें। इसका उन्वान बिशन सिंह नहीं है, इसका उन्वान नकल मकानी नहीं है, हिजरत नहीं है, इसका उन्वान है टोबा टेक सिंह। अब टोबा टेक सिंह क्या था, ये आपने अफसाने में पढ़ लिया कि ये दरअसल उस बिशन सिंह का, सरदार का, जो इसमें बहुत दिन से मरीज के तौर पर रह रहा था, उसका इलाज चल रहा था उसके पागलपन का, ये उसके गांव का नाम है।
टोबा टेक सिंह पाकिस्तान में एक गांव है, इस तरह के नाम होते हैं जिसमें आदमी का नाम सा लगता है, इस तरह के साउथ में भी नाम होते हैं, वहां भी होते थे। तो ये टोबा टेक सिंह जो है वो दरअसल उसके गांव का नाम है। अब उसके गांव का नाम रखा, उस शख्स को किरदार बनाया। गांव का तो पस मंजर में जिक्र है कि वो उसकी बेटी और दूसरे मिलने वाले आया करते थे मिलने उस गांव से, लेकिन उसके गांव का नाम टोबा टेक सिंह था। तो उन्वान से ही उन्होंने ये मैसेज देने की, ये पैगाम देने की कोशिश की सादर हसन मंटो ने कि गांव की अहमियत, और गांव की अहमियत है जमीन की अहमियत की वजह से, कि जमीन की क्या अहमियत है। तो अपनी मिट्टी, अपनी जमीन की जो अहमियत होती है, अपनी मिट्टी और अपनी जमीन से जो लगाव होता है, उस लगाव पर गोया के इस कहानी को आगे बढ़ना है, उस लगाव के इर्द गिर्द कहानी को बुना जाना है, और इख्तिताम तक वो लगाव जो है वही दिखाते रहना है अफसाने में। ये फनकारी है उनके प्लॉट की तश्कील की। प्लॉट जब बनाया जाता है तो मुख्तलिफ वाकयात की तरतीब होती है उसमें, और वाकयात का एक दूसरे में ऐसा रब्त होता है जिससे कहानी में क्यूरियोसिटी भी पैदा हो, कहानी आगे आसानी से बढ़ती रहे। तो अब वो टोबा टेक सिंह नाम रखकर पहले ही ये उन्होंने स्टेब्लिश कर दिया कि गोया के मिट्टी पर कहानी लिखी जानी है और जमीन पर कहानी लिखी जानी है, जमीन की क्या हैसियत होती है। अच्छा, अब वो पागल जो है, जो बिशन सिंह है, उसको लोग वहां टोबा टेक सिंह ही कहने लगे। ये कसदन उन्होंने किया है कि इंसान बगैर अपनी मिट्टी के, बगैर अपनी जड़ों के इंसान नहीं है। वो इंसान को पूरे तौर से अगर उसकी शनाख्त करना है, उसको पहचानना है, तो उसकी मिट्टी को जानना जरूरी है, उस जमीन को जानना जरूरी है जहां वो एक तनावर दरख्त की तरह कायम है और लगा हुआ है इंसान। तो अब ये इस पर देखिए, बीच में एक बात इधर उधर से और आ गई, चूंकि आपने और भी चीजें पढ़ी होंगी, तो इस पर बहुत से लोगों ने अफसाने लिखे हैं और इस कर्व को भी बताने की कोशिश की है। अब काफका का नाम, तो काफका के अफसाने भी आपने पढ़े होंगे। काफका ने कुछ बहुत मुख्तसर अफसाने लिखे हैं, बहुत छोटे छोटे अफसाने लिखे हैं, जिसको आज हम मिनी अफसाना कहते हैं, कुछ लोग अफसानचा कहते हैं, बहरहाल उसका जो भी नाम दिया जाए, वो जो मिनी कहानियां हैं, उसमें एक छोटी सी कहानी है। अब एक एक लफ्ज तो मुझे याद नहीं है, लेकिन उसका मंजर कुछ इस तरह का है कि हम सब बर्फ में लगे हुए दरख्तों की मानिंद हैं। हम सबसे मुराद है इंसान। और पहाड़ी इलाके में बर्फ जब जमा होती है तो रुई के से गाले होते हैं, ऐसा लगता है कि तो बिल्कुल सॉलिड नहीं है, मजबूत नहीं है, मुस्तहकम नहीं है। तो गोया कि उसमें लगे हुए दरख्तों की मानिंद हैं। हम सब यानी इंसान बर्फ में लगे हुए दरख्तों की मानिंद है कि हवा का एक झोंका आएगा और हमें गिरा देगा। गिरा देगा है या उखाड़ फेंकेगा, ये मुझे सही लफ्ज उसके याद नहीं है जो उर्दू में तर्जुमा हुआ था, और हमें गिरा देगा। तो अब यहाँ उसका एक खदशा है, इंसान को जड़ से दूर होने का खदशा है, लेकिन ये उसके जो लाशऊर की का अमल है काफका के, उसमें वो बार बार अपनी बात को रद्द करता है, फिर अपनी बात पे आ जाता है, फिर सोचता है, फिर और गहराई में पहुंचता है। तो इस जुमले के बाद कि हम सब बर्फ में लगे हुए दरख्त की मानिंद हैं कि हवा का एक झोंका आएगा और हमें गिरा देगा, फिर आगे लिखते हैं वो, लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक पैवस्त हैं। तो यहाँ आके वो बताना ये चाहता है काफका कि ऐसा नहीं है, हम जमीन में बहुत गहराई तक, हमारी जमीन में पैवस्त है, हमारी जड़ें, हमें बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह हम नहीं जा सकते। यहाँ तक तो उसने लिख दिया, लेकिन अब जमाने की सितम जरीफी भी दिखानी थी। तो आखिरी जुमला, उसका आखिरी लाइन ये है कि जब वो ये लिखता है कि लेकिन ऐसा नहीं है, हमारी जड़ें जमीन में बहुत गहराई तक पैवस्त हैं, तो उसके बाद आखिरी जुमला लगता है, लेकिन ये भी तो महज एक धोखा ही है। यानी ये भी एक धोखा है, इंसान के साथ हिजरत और इंसान के साथ एक जगह से दूसरे जाना जो है वो उसके मुकद्दर में लिखा हुआ है। हमेशा पूरी पूरी नस्लें, पूरी पूरी कौमें एक जगह से दूसरी जगह गई हैं और वहां जाके आबाद हुई हैं, हर जगह की मिसाल देखी जा सकती है। तो इस पर वो तंज करता है कि इस पर वो एक तरह से अफसोस का इजहार करता है कि ये ऐसा नहीं है, ये भी एक धोखा है कि हमारी जड़ें जमीन तक पैवस्त हैं, बहुत गहराई तक पैवस्त है, ये भी महज एक धोखा है। यही पूरा इस कहानी में हुआ है टोबा टेक सिंह में, कि उससे महसूस हो रहा था कि हमारी जड़ें यहाँ हैं, लेकिन बिल आखिर उसे वहां से जाने के लिए मजबूर करना पड़ा। अब ये अलग बात है, ये उसने अलग किया है मंटो ने काफका से, ये अलग बात है कि वो रेसिस्ट करता है, वो कोशिश करता है और जाने के बजाय कहीं
भी दूसरी जगह जाने के बजाय मर जाना बेहतर महसूस करता है। और इस पर सटायर ये है या उसका इंतकाम ये है कि वो ना हिंदुस्तान की जमीन पर मरता है, ना पाकिस्तान की जमीन पर मरता है, वो तो नो मैंस लैंड पर मर जाता है। यानी कि एक जगह सरहदों के बीच में ऐसी होती है कुछ इलाका जो न इधर का होता है ना उधर का होता है, उसे नो मैंस लैंड कहते हैं। वहां वो खड़ा रहता है और गिर जाता है। अब इस बात को एस्टेब्लिश करने के लिए, इस बात को अफसाने का मौजू बनाने के लिए उन्होंने किन किन बारीकियों का ख्याल रखा है, ये देखने की जरूरत है। एक तो पागल खाने का जो डिस्क्रिप्शन है वो मंटो ने कमाल का डिस्क्रिप्शन दिया है। इससे पहले अफसाने में, उर्दू अफसाने में खास तौर से, और दूसरे अफसानों की मिसाल देना यहाँ इतना ज्यादा मुनासिब नहीं है, उर्दू अफसानों में इतनी तफसील के साथ किसी पागल खाने का जिक्र नहीं किया गया था। और कमाल यह है कि उसकी जो भी तफसील है उसका ताल्लुक मौजू से है। यानी कोई भी ऐसी तफसील नहीं है जो तफसील बराए तफसील हो, जो सिर्फ इसलिए लिखा गया हो कि वो ये दिखाना चाहते थे कि पागल खाना कैसा होता है। इसलिए नहीं, ये भी दिखा दिया गया कि पागल खाना कैसा होता है और क्या क्या वहां पे होता रहता है, क्या क्या मसाइल पैदा होते हैं, किस तरह की जिंदगी होती है, किस तरह के रवैये होते हैं, मिलने वाले किस तरह आते हैं, सब दिखा दिया उन्होंने। लेकिन मौजू से नहीं हटे वो कहीं भी। एक एक लफ्ज उनका जो है वो इस मौजू पर फोकस डाल रहा है, इस मौजू पर रोशनी डाल रहा है। अब क्या है, जिस वक्त वो एक, जैसे कहते हैं ना दीवाने की बड़, ऐसा कुछ वो लंबा सा जुमला बोलता चला जाता है जिसकी कोई माने नहीं है। तो यानी, और वो बोलता है और आखिर में ऑफ द लालटेन, ऑफ द पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ द हिंदुस्तान, इस तरह का एक जुमला ऐसा लाता है कि सिर्फ एक एक लफ्ज ऐसा लाता है कि वही बस समझ में आता है, बाकी कुछ नहीं आता। तो यानी वहां जो कुछ हो रहा है, जो कुछ तकरीरें हो रही हैं, जो कुछ उस जमाने में लिखा जा रहा था, उसकी बेमानवियत की तरफ इशारा किया है। और वो भी ताल्लुक इसी से है कि ये बेमानी जो इनकी सोच है उस पर हमें एक तरह का तंज करना है। तो वो उस पागल के जरिए बुलवाया गया। हालांकि ये लगता है, और कारी यहीं तक आके सिर्फ रुक जाता है कि वो कमाल का जुमला लिखा है कि पागल जिस ऐसा जुमला बोल रहा है जिसके कोई मानी नहीं है। और ये लिखना ही बहुत मुश्किल काम है जो मंटो ने लिख कर दिखाया, लेकिन इसका भी मौजू से ही ताल्लुक है कुछ ना कुछ। दूसरी बात उसमें ये दिखाया गया है कि एक शख्स है जो पेड़ पर चढ़ जाता है, दरख्त पर चढ़ जाता है, वहां जाके ऐलान कर देता है कि मैं नहरी हूं या मैं जिना हूं, वो इस तरह के वो तकरीर करता रहता है। तो अब वो दरख्त पे ही क्यों चढ़ता है, सवाल ये है। वो पानी में भी कूद सकता था, तो वहां पे ये ऐलान करता, वो कहीं और चढ़ सकता था, दरख्त पे क्यों चढ़ता है? वो जीने पे चढ़ सकता था, छत पे चढ़ जाता, छत पे चढ़ के आवाज देते हैं, जैसे कि बहुत सी फिल्मों में दिखाया गया, टंकी पे चढ़ गए और वहां से वो चीख रहे हैं। तो वो जो है दरख्त पे चढ़ना, ये इशारा है उनका। ये सारे इशारे जो है वो फोकस पड़ता है किस पर? अफसाने के बुनियादी या मरकजी ख्याल पर फोकस डाल रहे हैं। उनको दरख्त दिखाना था, दरख्त पर बैठना था। और दरख्त जो है वो ऐसी चीज होती है कि जिसकी जड़ें जमीन में गहराई तक पेवस्त हैं, और जड़ें जो हैं वो उनको उखड़ने नहीं देती। इसलिए कि छोटे पौधे को तो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन जब वही पौधा बड़े होते होते दरख्त बन जाता है, तब अगर आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाके लगाएंगे तो यकीनन उसका फना होना उसका मुकद्दर है, वो खत्म हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। बड़े दरख्तों को एक जगह से दूसरी जगह लगाना मुमकिन नहीं है, वो नहीं बस पाते हैं। इसलिए उसमें यही दिखाने की कोशिश की है कि वो शख्स जो दरख्त पे खड़े होकर बात कर रहा है, वहां कारी तक दरख्त का इस्तियारा पहुंच जाए कि ये इस्तियारा दरख्त का टोबा टेक सिंह भी है। और उसका नाम टोबा टेक सिंह इसलिए बुलाया और टोबा टेक सिंह इसीलिए बताया उसको, ताकि लोगों के जहन में ये रहे कि नाम से ज्यादा अहमियत उस गांव की और जमीन की है जहां का वो रहने वाला है, और उसको छोड़ना उसके लिए मुश्किल है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह के दरख्त का छोड़ना मुश्किल होता है। एक चीज उन्होंने और की, फनकारी की उसमें, उन्होंने ये बताने की कोशिश की मंटो ने कि इसमें जो टोबा टेक सिंह है किरदार, यानी बिशन सिंह, उसको किसी ने सोते हुए नहीं देखा, कभी कभी उसने जमीन से कमर नहीं टिकाई। तो इस पर मैंने कहीं पढ़ा भी कि एक दो लोगों ने ये एतराज किए कि ये मुमकिन नहीं है, और ये मंटो से एक तरह से फ्लॉ हो गया, एक गलती हो गई कि उन्होंने दिखाया कि वो हमेशा खड़ा रहा और हमेशा खड़ा ही रहता था, वो सोता नहीं था, लेटता नहीं था। तो इससे एक फायदा तो उठा लिया मंटो ने, वो फायदा ये उठा लिया
कि उसको दरख्त की तरह से दिखाने की कोशिश की, जैसे दरख्त खड़ा रहता है ऐसे ही उसको दिखाने की कोशिश की। और उसको आखिर में चूंकि ये दिखाना था कि वो नहीं जाएगा, अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा, और जाएगा अगर उसको पकड़ने की कोशिश की जाएगी तो मर जाएगा वो, लेकिन वहां नहीं लग सकता, वहां का हिस्सा नहीं बन सकता उस जमीन का। इसमें कामयाब हो गए। लेकिन ये कैसे लिख दिया मंटो ने, मंटो जैसा फनकार, कि वो खड़ा रहा हमेशा। ठीक है, पागल बहुत बहुत दिन तक जाग जाते हैं, बहुत बहुत दिन तक वो खाते भी नहीं है, बहुत दिन तक हो सकता है ना सोए, लेकिन जब तक वो रहा वहां किसी नहीं देखा। तो फिर जब मैंने गौर से उसको पढ़ा, आप भी पढ़ के देखिएगा, तो उसमें मंटो ने ये कहीं नहीं लिखा। ये मंटो की बारीक फनकारी पे अगर आपको पहुंचना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मंटो ने जुमला क्या लिखा, कौन से लफ्ज इस्तेमाल किए उसके लिए। तो मंटो ने ये नहीं लिखा कि वो हमेशा खड़ा रहा, सिर्फ उसने ये लिखा मंटो ने, जो हमें लगा कि उसने ये लिखा है, कारी को लगा कि ये लिखा है कि वो हमेशा खड़ा रहता था और सोता नहीं था। उसने लिखा है कि उसको किसी ने सोते हुए और लेटे हुए नहीं देखा। तो अब ये जिम्मेदारी जो है वो राइटर की नहीं रही, और ये बात राइटर ने जिम्मेदारी के साथ नहीं कही कि वो खड़ा ही रहा या नहीं सोया, ये कहा किसी ने उसको सोते हुए या लेटे हुए नहीं देखा। तो इसका मतलब यह है कि भाई नहीं देखा। जब वो सोता होगा आधे घंटे को, 1 घंटे को, 2 घंटे को लेटता होगा, ये तसव्वुर में कर सकते हैं, तो चौकीदार या दूसरे लोग भी सो गए होंगे या नहीं देखते होंगे, उठ से ज्यादा उठ जाता था। ये भी नहीं लिखा उन्होंने कि वो उठ जाता था, और ये वजाहत नहीं की, क्योंकि उनको दिखाना तो ये था कि वो खड़ा है ही रहा है, दरख्त की तरह उसको दिखाना है, दरख्त को से आइडेंटिफाई करना है, उसको दरख्त की मिसाल पैदा करना है, मिसाल के तौर पर जैसे दरख्त होता है ऐसा करना है। तो उसने वो नहीं देखा मंटो ने। तो ये लिख दिया उन्होंने कि उन्होंने किसी ने उसको सोते हुए या लेटे हुए नहीं देखा। तो ये मंटो का कमाल है कि वो इस तरह से लिख रहे हैं। दूसरी बात उसमें यह है कि उसके जो जुमले हैं वो बड़े तख्लीकी जुमले हैं। यानी उसकी बेटी को दिखाया है, और जज्बाती भी है, बेटी मिलने आती थी तो उसने कहा अंगुल अंगुल बढ़ते हुए उसको देखा। अब लोग आम से इंच इंच कहते हैं या थोड़ा थोड़ा बढ़ते हुए कहते हैं, अंगुल अंगुल बढ़ते हुए देखना जो है वो बिल्कुल ऐसा ही है कि जो उसके पूरे पस मंजर के हवाले से बात कही जाए तो उसमें अंगुल अंगुल ज्यादा मुनासिब मालूम होता है, ना उसमें इंच ना फीट ना ये। तो गांव की लड़की थी, उसके बढ़ने का और उसका जो तसव्वुर था वो हाथ की उंगलियों से नापना, अंगुल, फिर बालिश, फिर गिरह, फिर 1 हाथ 2 हाथ, फिर गज, इस तरह की जो इस्तिलाहात थी उनमें से उन्होंने इस्तेमाल की। तो पूरे अफसाने में लफ्जियात भी उसी तरह की है कि उसमें अंगुल अंगुल उसको बढ़ते देखा। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो दरख्त की तरह है तो ठीक है, उसका कुछ ना कुछ तो ऐसा होना है कि इसको कहीं और भी जाके साबित करने की जरूरत। ये जरा सा वो जो है हमारे वारिस अलवी, उन्होंने भी इस तरफ इशारा किया है, उन्होंने भी ये बताने की कोशिश की है, बहुत वाज़ेह तौर पर उन्होंने तफसील से इसमें नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने ये एहसास करा दिया था कि दरख्त इसमें एक खास क्लू वर्ड है जो एक इशारा करता है और कहानी को खोलने में हमारी मदद करता है। तो वो जब उसका तबादला तय हो जाता है और सारे सियासतदान दोनों तरफ के इस पर राजी हो जाते हैं, तो गांव से एक मिलने वाला आता है और वो बताता है कि मेरी ये खबर वहां पहुंचा देना। तो तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं वो जाहिर है कि वो उसके भाई, माँ या उसकी बीवी, जो भी लोग चले गए थे वहां, उनकी गांव वालों को भी याद आ रही है। गांव वालों को याद आ रही है तो वो कुछ लेके आए हैं, कुछ खाने को, कुछ सलाम कहलवाया है, कुछ खैरियत कहलवाई है, कुछ बताया है तुम्हारी जो बच्चियां यहाँ रह गई थी वो इतनी बड़ी हो गई है, उसने बच्चे दिए हैं। यानी ये ऐसी चीजें हैं कि जो बराह रास्त ये ना कह कर के यहाँ के अवाम और वहाँ के दोनों जगह के अवाम किस कर्ब से गुजर रहे थे हिजरत के फासले पर या तकसीम के और नकल मकानी के फैसले पर, किस कर्ब से गुजर रहे थे बताने के बजाय उन्होंने एक कैरेक्टर के जरिए से दिखाने की कोशिश की है। और ये भी बताया है कि जो सियासतदान हैं या जो बड़े बड़े फैसले लेने के वाले समझे फैसला लेने वाले लोग हैं, उनसे कहीं ज्यादा नर्म दिल, नाजुक दिल और ज्यादा समझ छोटे लोगों में, और जो पीछे रह रहे हैं जिनके हाथ में कोई फैसला और कोई सियासत का कोई भी काम उनके हाथ में नहीं है, वो जो फैसले कर रहे हैं वो ज्यादा
इंसानियत के करीब भी हैं और ज्यादा अक्ल के करीब भी हैं, अगर उस तरह से फैसला होता। तो जो बात नहीं कही गई है इसमें, लेकिन इशारे उसकी तरफ हैं। तो वो जब कहता है तो खैर वो जाने को तैयार है, कुछ कुछ समझ रहा है, कुछ नहीं समझता है, कुछ पागल था भी, नहीं भी समझता था, एन वक्त पे बहुत सी बातें समझ लेता था। जब मोहब्बत की, जमीन की, गांव की बात आती थी तो सब कुछ समझ लेता था। गांव से लोग आते थे तो बहुत खुश हो जाता था, और उसकी अपनी बेटी की खबर मिलती थी तो बहुत खुश हो जाता था। इस तरह से वो बिल्कुल एकदम से पागल नहीं दिखाया गया है, वो पागल का इस्तियारा बना है, ना कि पागल का कैरेक्टर है, बल्कि पागल का मेटाफर है, वो पागल का इस्तियारा है वो, कि इस तरह के लोग जो हैं उनको पागल करार दे दिया गया है, और वो पागल समझे जा रहे हैं जो इस तरह के दिल रखते हैं, जो इस तरह का फैसला करते हैं, जो इस तरह के रुझान रखते हैं, इस तरह के नजरियात रखते हैं, इस तरह के अफकार रखते हैं, वो गोया के हमारे समाज में पागल ही कहलाते हैं। तो पागल का एक तरह से उन्होंने इस्तियारा भी बनाया, और इस्तियारा भी बनाया तो उस पर भी सटायर, उस पर भी तंज उन्होंने दिया कि पागल लोग समझ रहे हैं, वो पागल है या नहीं है इसका फैसला मंटू नहीं कर रहा है, राइटर नहीं कर रहा है, नरेटर इसका फैसला तख्लीकार नहीं करता है कि वो पागल है या नहीं है। बहरहाल एक दिन आखिर में ऐसा आता है कि वो यहाँ से ले जाए जा रहे हैं सब पागल निकाल के, जो सिख हैं और हिंदू हैं, जिनको हिंदुस्तान भेजना है, और वहां ले जाके उनको एक कैंप में रखा गया है जो नो मैंस लैंड है, यानी वो इलाका है कि जो न हिंदुस्तान का है न पाकिस्तान का है, दोनों तरफ कांटेदार तारों का की फेंस तारों की बाढ़ लगी हुई है, तार से बंधा हुआ है वो, एक तरह से उसका कैंपस बना बीच का हिस्सा है, तो वहां ले जाया गया है। तो ये चूंकि खड़ा रहता है, ये किसी के काबू में नहीं आता, और ये रेसिस्ट करता है वहां जाने से, आगे नहीं बढ़ना चाहता, इस क्रॉस नहीं करना चाहता अपनी सरहद को, तो उसको छोड़ देते हैं कि ये बेजरर किस्म का है, यानी वो ऐसा पागल नहीं था कि मारे पीटे और सर फोड़ दे किसी का, वो बस पागल, उसको लोग कह रहे हैं पागल, अब वो है या नहीं है, उसके फैसले पागलपन के हैं या नहीं है, ये कारीन को फैसला करना है। तो बहरहाल वो खड़ा हो जाता है, अब वो रात भर खड़ा रहता है। ये खड़ा हो जाना भी, ये तफसील भी, ये जुजियात और ये मंजर भी कहानी के मरकजी ख्याल की तरफ ही रोशनी डाल रहा है। यानी फिर वो दरख्त की तरह, दरख्त तो खड़ा ही रहता है ना, वो खड़ा हुआ है वो, और खड़ा रहता है रात भर, और सुबह को फिर वो औंधे मुंह पड़ा था, यानी उसका गिरना गिरते हुए नहीं दिखाया, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे कोई दरख्त जब जड़ से जमीन, उसकी जड़ें उसकी खाली हो जाती हैं, जमीन खराब हो जाती है, वो बूढ़ा हो जाता है और वो मर रहा होता है, तो वो इसी तरह से सीधा का सीधा ही गिरता है। तो इस तरह से वो औंधा पड़ा हुआ था, आगे उसके पाकिस्तान की जमीन थी और पीछे उसके पाकिस्तान की जमीन थी, आगे उसके हिंदुस्तान की जमीन थी, और वो नो मैंस लैंड पर पड़ा हुआ था। उधर भी तार थे, इधर भी तार खिंचे हुए थे। यहाँ इख्तिताम होता है इसका। तो यहाँ भी उससे यही दिखाने की कोशिश की है कि भाई ये आपके फैसले जो हिजरत के फैसले थे, ये बताया कहीं नहीं है मंटो ने, लिखा कहीं नहीं है, ये सिर्फ इशारे हैं और कारी के लिए छोड़ा गया है। तो ये जो फैसले थे ये गलत फैसले थे सारे। ठीक है, अगर किसी को जमीन लेनी भी थी तो जमीन लेने का मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी कौम मजबूरी में, लाचारी में, जबरदस्ती इस तरह का माहौल पैदा करके या फसादात पैदा करके उनको यहाँ से वहां से यहाँ भेजा जाए। अब मिसाल के तौर पर ना होता, ना बंटवारा कर लिया आपने, और जो अवाम थे वो इनकार कर देते, न जाते, अगर वो न जाते तो क्या फर्क पड़ता, जैसा था वैसे ही रह सकता था, जो होता वो बात की बात है। लेकिन ये जाने का जो फैसला हुआ, इस पर सिर्फ तंज किया है उन्होंने। फैसला अच्छा था या बुरा था नहीं बताया, फैसला मजबूरी में करना था जरूरी या नहीं करना था ये भी नहीं बताया, या ये भी नहीं इशारा दिया कि ये नहीं करते, सिर्फ ये बताया कि इसको बड़ी मुश्किल से एक्सेप्ट किया, यहाँ तक के जो इतना व्यवस्थ है अपनी जड़ में और अपने इलाके में और अपने माहौल में और अपनी फजा में और अपने पुराने दोस्तों में इतना इन्वॉल्व है, तो वो मर जाना पसंद करता है ऐसी जगह पर कि ना ये तुम्हारी भी जमीन पे मरूंगा मैं, ना उनकी जमीन पे मरूंगा मैं, तो बिल्कुल ऐसी जमीन पे मरूंगा जो किसी की ना किसी, जो इसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ नो मैंस लैंड है वो। तो ये उसका एक बहुत बड़ा सटायर उभरता है सामने। तो मंटो का कमाल यही है कि उसने फसादात में उसमें जो हो रहे थे पार्टीशन यानी तकसीम हिंद के जो बहुत से मसाइल थे, उसमें फसाद भी था, उसमें बहुत सारे थे, उसमें से सिर्फ उसको लिया जो सबसे बड़ी कर्बनाक एक ट्रेजेडी थी अवाम के साथ, जो उधर से आए वो भी और इधर से आए गए वो भी उनके साथ। तो ये तो उसका मौजू है। अब देखिए, ये देखिए कि हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में सिर्फ
जो पाकिस्तान, आपको याद मालूम होगा, अंदाजा होगा कि जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए उनमें से ज्यादातर सिख या हिंदू थे और उनमें राइटर्स भी थे। उसमें जैसे भीष्म साहनी आए थे, बहुत सारे लोग आए उसमें, रतन सिंह आए, बलवंत सिंह आए, कृष्णचंद्र भी लाहौर में थे और बहुत सारे लोग थे यहाँ आए। तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पार्टीशन का जिक्र अपने अफसानों में किया है, यानी पार्टीशन के बाद हिजरत का जिक्र भी थोड़ा थोड़ा किया है। लेकिन किसी गैर मुस्लिम की पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत किसी मुस्लिम ने, और वो भी पाकिस्तान में रहकर रहने वाले अदीब ने, किसी ने नहीं की। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग थे, अहमद नदीम कासमी थे, अशफाक अहमद थे, बानो कुसिया थी और इंसार हुसैन तो बाद में गए हैं, लेकिन सब लोग थे। लेकिन उन्होंने किसी नॉन मुस्लिम, यानी सिख है वो, नॉन मुस्लिम कहिए उसको, नॉन मुस्लिम के कर्ब को, हिजरत के कर्ब को किसी ने नहीं दिखाया। नकले मकानी के कर्ब को किसी राइटर ने नहीं दिखाया। उन लोगों ने लिखा जो वहां से नॉन मुस्लिम आए थे यहाँ अपनी तजर्बात की रोशनी में, जैसे कि भीष्म साहनी ने तमस नॉवेल लिखा कि किस किस तरह से वो आए, किस किस तरह से रास्ते में दुश्वारियां हुई, कैसे कैसे घर छोड़ के आए, कैसे कैसे हवेलियां अपनी छोड़ के आए, उन्होंने लिखा। लेकिन एक आदमी, एक राइटर जो वहीं रह रहा है इस वक्त, वहीं का बाशिंदा हो गया है, वहीं की सिटीजनशिप उसकी हो गई है, पाकिस्तानी है वो, मंटो हिंदुस्तान से चले गए थे और वहां रहकर वो वहां के किसी गैर मुस्लिम के कर्ब को, जो नकले मकानी का कर्ब हो सकता था, उसको इतनी शिद्दत के साथ बताए और ये साबित कर दे कि भाई जिस तरह तनावर दरख्त को, बूढ़े दरख्त को एक जगह से दूसरी जगह अगर आप करेंगे तो मर जाना भी पसंद करेगा, लेकिन वो दूसरी जगह फल फूल नहीं सकता, इसके बावजूद कि वहां उसके लिए उसके अपने बहुत हैं, इसी चाहे वो बाग में क्यों ना लगाया जाए, लेकिन वो नहीं लगेगा। तो इसी तरह से उस इस्तारे को इन्होंने रोबोटिक सिंह का पैदा करके साबित करके ये कर दिया कि वो नहीं जाना चाहेगा। और लेकिन ये तो है, लेकिन ये कि एक गैर मुस्लिम के दर्द को उन्होंने समझा और वहां लेकर उन्होंने लिखा। तो उनकी जो बेबाकी है, जिसके लिए उनको माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने जिनसी बेबाकी को भी बहुत खुल के, जिन्स के मसले को भी बहुत बेबाकी के साथ लिखा, जिनके बहुत सारे मसाइल थे उनको बेबाकी के साथ लिखा, उसी तरह इस अफसाने में भी ये ख्याल किए बगैर के वो पाकिस्तान की उस हुकूमत में रह रहे हैं जो उस वक्त बहुत ज्यादा एक तरह से कॉमनल, अगर हुकूमत को ना कहें तो बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद जरूर थी वो, उसमें ये था, इसी तरह के फैसले ले रहे थे वो। तो मंटो की जो ये बेबाकी है, ये उनके अफसानों में ही नहीं, और ये नुदरत जो है उनके दूसरे अफसानों में, जिनसी अफसानों में ही नहीं, ये इस तरह के अफसानों में भी आई है। जैसे नया कानून का अफसाना था, ये अफसाना है, उन्होंने बहुत सारे अफसाने लिखे। मंटो ने तजरीदी अफसाने भी लिखे हैं, जैसे कि उनका अब उसका मौका नहीं है यहाँ बताने का, लेकिन बहरहाल जैसे कि उनका फुंदने अफसाना है, वो भी जिनसी बेरारवी दिखाई गई है। और उसमें भी ये दिखाया गया है कि अंग्रेजों के आने के बाद, अंग्रेजों की तहजीब को जब हमारे हिंदुस्तान की लड़कियों और खवातीन ने अपनाया तो उनके अंदर इस तरह की बेरारवी पैदा हो गई, जिनसी, जैसे कि बिल्ली और कुत्तों में होती है, यानी जानवरों से उनको आइडेंटिफाई किया है। ये उसमें तंज है, उसके इशारे भी दिए हैं उसमें कि एक फुंदना जो बैंड बाजे वाले बजाते हैं, अंग्रेजी बैंड बाजे वाले, उनका फुंदना एक उनके कंधे से गिरा, टूटा और इजारबंद में आ गया। यानी उनकी जो तहजीब थी, उनका जो कल्चर था, उनका जो कुछ भी रहन सहन तौर तरीका था, उनके जो बैंड बाजे थे, उनका जो फनून लतीफा थे, वो सब जब हमारे हिंदुस्तानियों ने अपनाए तो जिन्स की तरफ वो, जिन्स की बेरारवी की तरफ वो कूच कर गए और जिनकी बेरारवी पैदा हो गई। तो वो तो अलग बात है, उस पर तो बहस जब होगी अफसाने पर। लेकिन ये कि अफसाने में मंटो हर अफसाने में एक ऐसी गैर मरई चीज को जरूर अलामत या इस्तिआरा बनाते हैं या तमसील बनाते हैं। गैर मरई चीज को अगर तस्सीम अता की जाए तो वो तमसील हो जाती है, तमसील बनाते हैं इस अफसाने में। जैसे कि उन्होंने गैर मरई को तो नहीं, लेकिन इंसान के अलावा किसी दूसरी चीज को उन्होंने बनाया, इसलिए उसको तमसील नहीं कह रहे हैं हम, उसको इस्तिआरा कह रहे हैं कि उन्होंने दरख्त को यहाँ इस्तिआरे के तौर पर पेश किया है। मिसाल नहीं दी, वो तशबीह नहीं है कि दरख्त की तरह खड़ा था, कहीं नहीं लिखा तो तशबीह हो जाती। अगर वो ये लिखते कि दरख्त की तरह खड़ा रहता था तो तशबीह हो जाती। उन्होंने सिर्फ दरख्त दिखाया अलग से। अब वो हमें लगने लगा कि ये वो इंसान है जिसकी जड़ें यहाँ बहुत गहराई तक हैं, दरख्त जो है वो वही इंसान है। तो पूरा अफसाना बाकी तन से भरा हुआ है, उसमें लीडरान के नाम भी हैं, उसमें जगह के नाम भी हैं, सब जगह के,
और उससे वो अफ़साना मुकम्मल होता है। अब मंटो की जो ये तशबीह या तशबीह तो कम ही देते थे, तशबीह भी देते थे वो, लेकिन ये कि इस्तिआरे और तमसीलें भी पेश करते थे। उनकी तमसील इतनी आसान और सादा नहीं होती थी, जितनी कि हमारी सबरस में है या और दूसरे फनपारों में है, जो इससे पहले लिखे गए थे। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर उनका अफ़साना हतक है, वो सिर्फ़ मिसाल के तौर पर यहाँ आया है तमसील बताने के लिए, चूँकि इसमें इस्तिआरा है, उसमें तमसील है। उसमें वो गाहक जो उसके पास आता है तवाई सौगंधी के पास और वो देखता है उसको टॉर्च डालकर उसके चेहरे को देखता है और गाड़ी में बैठे-बैठे और ऊँ करके ड्राइवर से कहता है आगे बढ़ो और गाड़ी चली जाती है। तो अब वो जो तवाइफ है, वो सिर्फ़ तवाइफ नहीं है, वो एक औरत भी है। अब वो एक औरत है, उसका दिखाया भी है कि उसने कई लोगों के जो थे उसके नाम पते उसे याद थे या उसने इस तरह का कुछ वो था कि वो उनकी तस्वीरें लगा रखी थी, यानी उसको अपने तौर पर भी कुछ लोग पसंद थे। वो सिर्फ़ बाज़ार के लिए बेचने अपने आप को बेचने के लिए नहीं बैठी थी, उसके भी दिल था, उसके भी जज़्बात थे। वो भी औरत जो थी वो ऐसी थी कि जो इंतकाम भी लेना चाहती थी, अगर कोई उसकी हतक करे। हतक का मतलब है बेइज्जती अगर उसकी कोई करे, तो वो बदला भी लेना चाहती थी। तो ये जब वो चला गया, तो हतक हुई उसे। अब अपनी हतक हुई तो अब वो क्या करे? वो तो चला गया, उससे कुछ कह नहीं सकती, उसे गाली दे नहीं सकती। अब मिसाल के तौर पर अगर वो होता वहाँ खड़ा हुआ, तो वो कहती है हरामज़ादे कुत्ते, ये खारिज़ज़ादा कुत्ते, इस तरह की बात कहती, बहुत रिएक्शन में आके उसका असर कुछ भी होता, लेकिन वो लाचार है, वो बेबस है, वो ये कह नहीं सकती। अब ये कह नहीं सकती, तो क्या करेगी वो? ये मंटो का बिल्कुल नादिर ख़्याल था। इस अफ़साने में ही नहीं, ये हतक में भी, ये बहुत सारे अफ़सानों में ये है। उससे वो अंदर जाती है और उसकी चारपाई के नीचे जो एक खारिज़ज़ादा कुत्ता लेटा हुआ था, उसको उठाती है और अपने साथ बिस्तर पर लेकर लेट जाती है। यही कहानी का